दिवाली के दिन अपने दोस्त की बहन के साथ मैंने जबरदस्ती करी, फिर बाद में उसने भी मेरा साथ दिया। दिवाली की शाम मैं अपने मित्र के घर गया। उस समय घर में उसकी माँ अकेली थी। तभी मेरे दोस्त की बहन भी आ गई। दोस्तों, इस दीपावली की छुट्टी में मैं अपने गांव गया हुआ था। दीपावली की शाम को दिए जलाने के बाद मैं अपने पड़ोस में एक मित्र के घर गया, जो मेरे साथ ही वाराणसी में काम करता है, और इस बार वो वापस गांव नहीं आ पाया था। उसके घर में उसके पापा, मम्मी और एक छोटी बहन, जिसका नाम पीहू था, रहती थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो घर पर सिर्फ उसकी माँ थी। मैंने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और पीहू और उसके पापा के बारे पूछा तो उन्होंने बताया कि पीहू के पापा किसी काम से रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, कल आएंगे। पीहू गांव में मंदिर पर दिए जलाने गई है, कुछ देर बाद आएगी। तब मैंने उनके साथ मिलकर पूरे घर में दिए जलाए। दिए जलाने के बाद उसकी माँ और मैं छत पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पीहू आ गई। उसने मुझसे कहा, भैया आप कब आए? मैं तो बस उसे देखता रह गया। वो नीले रंग का कमीज और सफेद सलवार पहने थी। दोस्तों, मैं पीहू से 2 साल बाद मिला था। इन 2 सालों में उसका बदन काफी भर गया था। उसकी उम्र 22 साल की हो गई थी। उसके आने के बाद उसकी मम्मी ने कहा, तुम दोनों बात करो, मैं नीचे जा रही हूँ खाना बनाने। उसकी मम्मी के जाने के बाद मैं पीहू को कुछ देर तक लगातार देखता रहा। तो पीहू ने हंसकर कहा, भैया क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा क्या? तब मैंने कहा, पहले भी देखा है, पर तब और अब तुम काफी बदल गई हो। यह सुनकर पीहू ने कहा, मैं कहाँ बदली हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ। तब मैंने कहा, बदल तो गई हो, अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पीहू बोली, झूठी तारीफ मत करिए। तब मैंने कहा, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाएगा, किसी का भी दिल तुम्हें पाने के लिए मचल जाएगा। पीहू यह सुनकर मुस्कुराती हुई बोली, भैया खूबसूरत तो आप भी बहुत लग रहे हैं, आपको भी कई सारी लड़कियां पसंद करती होंगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। तो वो बोली, डरती होंगी आपसे। तब मैंने कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है, जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक किसी के दिल का हाल कैसे पता चलेगा। पीहू ने कहा, भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने कहा, नहीं। मैंने उससे पूछा बॉयफ्रेंड के बारे में, तो उसने भी न में जवाब दिया। पीहू ने मुझसे पूछा, भैया आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? तब मैंने कहा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तो उसने कहा, मतलब? तब मैंने कहा, तुम्हारे जैसी, न ज्यादा पतली न ज्यादा मोटी, तुम्हारे जैसी खूबसूरत, और जिस पर मैं तुम्हारे जितना विश्वास कर सकूं कि वो हमारी बातें किसी और से न कहे। पीहू बोली, भैया इस तरह की तो सिर्फ मैं हूँ। तब तो आपको मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा, नहीं तो बिना गर्लफ्रेंड के रह जाएंगे। तब मैंने कहा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। पीहू ने कहा, आपको मुझसे अच्छी मिलेगी। तब मैंने कहा, मुझे तुमसे अच्छी नहीं, तुम्हारे जैसी चाहिए। पीहू ने कहा, भैया क्या आप अपनी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा, अगर मेरी प्यारी बहना को एतराज न हो तो मैं उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। पीहू ने कहा, कहीं आप भाई को तो नहीं बता देंगे कि मैं आपसे ऐसे बात कर रही थी? तब मैंने कहा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? तो उसने कहा, आप पर तो मैं खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ। मैंने पीहू से कहा, पीहू तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोशिश हो सकी मेरी शादी को अच्छा और धूमधाम से करने की कोशिश की थी। वो लोग टाइम से बारात लेकर शादी हॉल पहुंच चुके थे और फिर सबके आशीर्वाद से मेरी शादी भी हो गई थी। मैंने अपने होने वाले पति को सिर्फ एक बार फोटो में ही देखा था। वह बहुत स्मार्ट है, पढ़ा लिखा लड़का था। मैं भी बहुत खूबसूरत थी और मुझे पता था कि मेरा पति भी मुझे पहली नजर में देखते ही पसंद कर लेगा। शादी की सारी रात में पूरी हो जाने के बाद सारे मेहमानों ने खाना खा लिया और फिर उसके बाद विदाई की रस्म की गई। मैं रोते हुए अपनी माँ से मिलकर ससुराल में खुश रहने की यह बहुत सारे आशीर्वाद लेकर और अपनी माँ को तसल्ली देकर अपने ससुराले बालों के साथ अपनी ससुराल विदा होकर आ गई थी।
घर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे मेरी सास के कमरे में बैठा दिया गया। फिर 2-3 रस्में की गई। कुछ रस्में के बारे में तो मैं जानती भी नहीं थी और कुछ के बारे में जानती थी। मैं काफी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सब लोगों के बीच बैठी हुई थी और सारी रस्मों को भी अच्छी तरीके से निभा रही थी, क्योंकि मैं पहले दिन की ही दुल्हन थी और पहले ही दिन में अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर उन सब का दिल उदास नहीं करना चाहती थी। तभी चुपचाप बैठी सारी रस्मों को अच्छी तरह से निभा रही थी। जैसे जैसे वह लोग कह रहे थे वैसा ही कर रही थी। इसके बाद मेरी सास मुझे कमरे में लेकर चली गई थी, जो कि मेरे पति का था, और अब मुझे भी इस कमरे में ही रहना था। कमरे में चारों तरफ फूलों की सेज लगी हुई थी और डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी। मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास ने मुझे बेड पर बैठने के लिए बोल दिया था और मेरे लहंगे को चारों तरफ से फैला दिया गया था। मैं बिल्कुल एक हीरोइन की जैसी लग रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट जाग रही थी और अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार धीरे धीरे लंबा नहीं होता चला जा रहा था, क्योंकि मुझे बेड पर बैठे हुए 1 घंटा हो गया था और मेरा पति था कि कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एक बात पर बड़ी हैरत हो रही थी कि जब से मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने पति को थोड़ा सा भी बोलते हुए या मुझसे बात करते हुए नहीं देखा था। यहां तक कि मैंने अपने पति की अभी तक आवाज भी नहीं सुनी थी। इसी तरह ही बैठे बैठे लगभग मुझे 2-3 घंटे गुजर गए थे और मेरी आंख लग गई थी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अचानक जब मेरी आंख खुली तो तब भी मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था और मैं आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी थी। न जाने कितनी देर हो गई थी कि अचानक दरवाजे आहट की आवाज से मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा तो कमरे में मुझे कोई नजर नहीं आया, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। जैसे ही मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई, यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि खुले हुए दरवाजे से मेरा पति अंदर आ रहा था। रखूं, यह सब देखकर घर के बाकी लोगों के साथ सुभाष भी खुश रहने लगा था और सुभाष के दिल में मेरे लिए जगह भी बनने लगी थी, जिसका इजहार वह मुझे अपने प्यार भरी बातों और मेरे ख्याल रखने से करता रहता था। जिज्ञासा मुझसे काफी हद तक इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन वह अभी तक ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी दवाइयां भी चेंज करके देखा था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा था। अब तो घर के बाकी लोग भी उसकी हालत को देखकर अफसोस में पड़ जाते थे, लेकिन सुभाष चाहता था कि वह ठीक हो जाए, इसीलिए मैं दिल जान से उसका ख्याल रख रही थी, बिना किसी जलन और बिना किसी गुस्से से। इसका चेकअप करवाने के लिए मैं और सुभाष ही अस्पताल लेकर उसे जाते थे। जिज्ञासा, जो पहले ऊंट पटांग हरकतें करती रहती थी, अब हमेशा खामोश खामोश सी रहने लगी थी और वह अपने कमरे में बेड पर ही लेटी रहती थी और हिलती रहती थी, उठकर बैठती भी नहीं थी। डॉक्टर उसे ठीक करने की अच्छी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वह कमजोर तो पहले से ही थी, लेकिन दिन ब दिन उसकी शरीर हड्डियां का ढांचा बनती जा रही थी, जिस पर मैंने राय दी कि उसकी पूरी तरह से चेकअप करवाया जाए और इसी तरह से सुभाष ने उसका शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर से चेकअप करवाया। लेकिन जो बात हमारे सामने आई थी, उसने हमारे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। जिज्ञासा को धीरे धीरे कैंसर होने लगा था और इस बात का हमें पता नहीं चल पाया था, जो कि काफी हद तक अब बढ़ भी गया था। डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ कुछ दिनों तक ही अब जिंदा रह सकेगी, जिस पर हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और हमें दुख होने लगा था। हम जिज्ञासा का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे और उसके कैंसर का इलाज पूरी तरह से शुरू करवा दिया था। मुझे जिज्ञासा बहनों की तरह प्यारी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो जाए, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। उसके बाद जिज्ञासा की मौत हो गई और वह सबको दुखी छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी मौत का हम यकीन नहीं कर पाते थे। ऐसा लगता था कि अभी भी वह इस घर में जिंदा है और कहीं से भी आ जाएगी, लेकिन हकीकत यही है कि वह हम सबको छोड़कर जा चुकी थी और हर फिक्र से आजाद होकर मर चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे मरने वालों पर सब्र आ ही जाता है। हमें भी धीरे धीरे जिज्ञासा की मौत पर सब्र आ गया था, लेकिन कभी कभी मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता था जिसने जिज्ञासा को धोखा दिया था और जिसकी मोहब्बत और धोखे की वजह से जिज्ञासा पागल हो गई थी। वह इंसान इस दुनिया में जहां कहीं भी होगा, वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिज्ञासा की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ वही था।
जिसने उसको धोखा दिया था, ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा दे, वह कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। उनको भी इस दुनिया में जीती थी किसी न किसी से धोखा जरूर मिलता है। अगर वह इंसान जिज्ञासा की और उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता और पैसों और जेवर के लालच ना करता, तो आज जिज्ञासा अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो इंसान सोचता है, बल्कि वही होता है जो भाग्य में लिख दिया गया है। और जिज्ञासा के साथ भी वही हुआ था जो उसके भाग्य में लिख दिया गया था, जिसका दुख सारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगा। अब जिज्ञासा तो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब सुभाष की जिंदगी में सिर्फ मैं ही बची थी। धीरे धीरे सुभाष के दिल से जिज्ञासा की मोहब्बत तो निकल गई थी, लेकिन आज भी वह उसकी याद करते हैं, क्योंकि वह उनकी पहली मोहब्बत थी और उन्होंने उससे शादी करने के लिए जी जान से कोशिश कर ली थी। लेकिन फिर भी वह उनके भाग्य में नहीं थी। सुभाष ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिसकी जोड़ी जिसके साथ बना दी गई है, वह उसको ही मिलकर रहेगा। शायद जिज्ञासा और सुभाष का मेल नहीं था। जिज्ञासा के मरने के 2 महीने बाद ही सुभाष ने मेरे साथ जिंदगी की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। और कुछ महीनों बाद ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी और उसके बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष ने मेरी बेटी का नाम भी जिज्ञासा ही रखा था, जिसे देखकर मेरे पति दिन रात खुश होते रहते हैं और मैं अब अपने परिवार में बहुत खुश हूं। लेकिन आज भी हमें जिज्ञासा बहुत याद आती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। खुश थी, इतनी ज्यादा खुश थी कि अपनी शादी की खूब सारी शॉपिंग में लगी हुई थी। मेरे माता पिता मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे और मेरी पूरी फैमिली भी मेरी शादी से बहुत खुश थी। मुझे पार्लर से तैयार होना था, इसलिए मेरी शादी के कपड़े ससुराल से पहले ही आ गए थे। बेड पर मेरी शादी का रेड कलर का लहंगा रखा हुआ था। मैंने अपनी मम्मी से खुश होते हुए कहा, माँ, ये लहंगा कौन लाया है? वो लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो गोल्डन कलर का लहंगा था। मेरी माँ ने कहा कि बेटी, ये तुम्हारी ससुराल से आया है। माँ ने बताया तो मेरी आंखें खुशी से नाचने लगी थीं। इतने प्यारे कपड़े और इतनी प्यारी चूड़ियां देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, कपड़े तो अच्छे हैं, लेकिन चूड़ियां मुझे कुछ पसंद नहीं आई है। चूड़ियां ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरी माँ कहने लगी, बेटी, भगवान का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें इतनी अच्छी ससुराल मिली है, वरना तो बहुत सी लड़कियों को तो अच्छा सामान भी नहीं मिल पाता है। माँ कहने लगी, तुम्हारे ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। भगवान की कृपा है कि सारे रिश्तेदारों ने मिलकर तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम करवा दिए, वरना मैं तो इतनी ज्यादा गरीब औरत हूं कि तुम्हारे लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाई थी। मेरी माँ बड़ी हैरानी से यह बात कह रही थी। मेरी माँ ने मेरी शादी का सामान और मेरी शादी के कपड़े सभी बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था, वरना तो हमारे घर में खाने की भी लाले पड़े हुए थे। मेरी शादी अच्छे परिवार में हो रही थी, इसलिए मेरी माँ ने जैसे तैसे मेरी शादी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की। मैं भी भगवान जी को थैंक यू बोल रही थी कि मेरी शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे, और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि शादी भी एक अच्छे परिवार में हो रही थी। मैं अपनी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं पार्लर में तैयार हुई थी और इसलिए मैंने पैसे भी इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि यह मेरी एक चाहत थी, और ये तो हर लड़की की चाहत होती है कि वह अपनी शादी पर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। फिलहाल मेरी शादी होने का वक्त भी आ गया था। फिलहाल मैं पार्लर से तैयार होकर शादी हॉल में पहुंच चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी ससुराल में सिर्फ 3 लोग ही थे, मेरे पति, मेरी सास और मेरा देवर। मेरे ससुर की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और मेरे अपने परिवार में भी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। जब मैं 8 साल की थी तब हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे पिताजी की दोस्त की बहन ने हमारा यह रिश्ता करवाया था। उन्होंने मुझे मेरे कज़न की बर्थडे पार्टी में देखा था। वहां पर वह मुझे देखने के अगले दिन ही अपने भतीजे के लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। सारे लोग ही मेरी ससुराल की बड़ी तारीफ किया करते थे और सबसे ज्यादा तारीफ तो मेरे पति की होती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारा होने वाला पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम हमेशा उसके घर में रानी बनकर रहोगी। वैसे मैं अपने ससुराल के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश होती थी,
क्योंकि मैं इस गरीबी भरी जिंदगी से बोर हो रही थी। आखिर इस गरीबी भरी जिंदगी में रखा ही क्या था? रिश्तेदार भी तो तब तक के ही होते हैं जब तक हमारे पास पैसा होता है। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। उस टाइम मैं छोटी थी। मेरी माँ ने मुझे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके पढ़ाया लिखाया था। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे। मेरे पैदा हो जाने के बाद मेरी माँ के कोई औलाद ही नहीं हुई थी और फिर उसके बाद मेरे पिताजी भी दुनिया से चल बसे थे। मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की थी क्योंकि उनको हमेशा मेरी परवरिश की फिक्र लगी रहती थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दूंगी, इसलिए मेरे जवान होते ही मेरी माँ ने भी मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ के मायके वालों और उनके ससुराल वालों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। मेरी माँ ने जो किया था वह खुद अपनी मेहनत की कमाई से शादी किया था। यहाँ तक कि किसी ने मुसीबत के टाइम पर भी कोई मदद भी नहीं की थी। तभी तो मेरी माँ चाहती थी कि वह जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि कभी जिंदगी उन्हें भी धोखा दे जाए और उनकी बेटी इस दुनिया में लावारिस रह जाए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। उन्होंने मेरी खुशी की खातिर बहुत कुछ किया है। हर तरफ से नाउम्मीद होकर हम दोनों माँ बेटी हमेशा एक दूसरे का सहारा बने थे। मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल की थी क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट होता तो मेरी माँ और भी ज्यादा मेहनत करके मुझे और पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने ही अपनी माँ से आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया था। और फिर मेरी माँ की तबीयत थी किसी न किसी दिन बहुत खराब हो जाती थी। स्कूल करने के बाद ही मैंने पढ़ाई को टाटा बाय बाय कह दिया था और फिर घर चलाने के लिए माँ की हेल्प करने लगी थी। मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती थी, इसलिए मैंने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया और इसी तरह मैं भी पैसे कमाने लगी थी। मैं कपड़े सीने में बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, इसलिए कम टाइम में ही बहुत जल्दी मेरे पास ज्यादा कपड़े सिलने आने लगे थे और मेरे पास काफ़ी सारी रकम भी जमा होने लगी थी और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए लाते थे और इसी तरह से मेरी गुजर बसर अच्छे तरीके से होने लगी थी। इसी रूटीन के साथ जिंदगी गुजारते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया था। अब मैं 24 साल की हो गई थी और मेरी माँ जल्द से जल्द अपनी बेटी को विदा कर देना चाहती थी। रिश्ते तो मेरे बहुत आते थे, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता और अच्छा परिवार ढूंढ रही थी। मेरी माँ का कहना था कि वह मेरी शादी किसी अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में करना चाहती है और मेरी शादी जो अब अच्छे परिवार में हो रही थी वह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं और कोशिशों का ही नतीजा था। और फिर बैठे बिठाए ही हमें अच्छा रिश्ता मिल गया था और लड़के वाले मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर गए थे। हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरी माँ को मेरे दहेज की भी ज्यादा फिक्र नहीं थी क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ के पास जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ सामान रखा हुआ था वही मुझे दे दिया था। इस बात पर तो हम लोग सबसे ज्यादा बेफिक्र और खुश थे। दिन जल्दी जल्दी गुजर गए थे और शादी का दिन भी करीब आ गया था, जबकि हमारे रिश्तेदार तो कभी हमारे बुरे दिनों में क्या कभी हमारे अच्छे दिनों में हमारा हौसला तक बढ़ाने नहीं आए थे। इसीलिए मेरी माँ ने किसी रिश्तेदार को मेरी शादी पर नहीं बुलाया था और सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को ही मेरी शादी में बुला लिया था। मेरे ससुराल वालों ने हमारी गरीबी देखते हुए मेरी माँ से हर बड़े खर्च को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ से जितनी शादी होगी, पति होगा और बच्चे होंगे तो वह ठीक हो जाएगी। सुभाष ने यह बात सुनते ही और ज्यादा हंगामा मचा दिया कि वह अब जिज्ञासा से शादी करेगा, फिर चाहे वह पागल ही क्यों ना हो। मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर अपने बेटे को रोक लिया था कि वह अभी उससे शादी ना करें। वो पहले उसका इलाज करवा ले। इलाज करवाते करवाते 1 साल तो गुजर गया है, लेकिन अभी तक जिज्ञासा ठीक नहीं हुई है, तो इसके क्या चांस है कि वह शादी के बाद भी ठीक हो सकती थी। और अब तो वह पहले की तरह ना ढंग से खाती है, ना पीती है, ना हिसाब से कपड़े पहनती है, बल्कि किसी को खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती। इसीलिए उसे रस्सियों से बांधकर रखा जाता है, क्योंकि कई बार उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने और घर से भागने की कोशिश की थी। सुभाष ने पर जोर लगा दिया और पूरे 1 साल से सुभाष की मेहनत कामयाब नहीं हो पाई और वह अब भी वैसी की वैसी ही है।
इसीलिए घरवालों ने समझा बुझाकर सुभाष की शादी मेरे साथ करवा दी कि सुभाष की शादी हो जाने के बाद शायद उसके दिल से इस पागल लड़की जिज्ञासा का ख्याल निकल जाता। मेरी सास मतलब सुभाष की मां अपनी जिंदगी में सुभाष को हंसता और बसता हुआ देखना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से जिज्ञासा की तबीयत खराब रहने लगी थी और सुभाष की शादी के झंझटों में वह उसे डॉक्टर के पास तक नहीं ले जा पाया था। और मेरे पति का मेरे साथ ऐसे बिहेवियर की वजह भी जिज्ञासा ही थी। वो जिज्ञासा को दुल्हन बनाकर उसे एक बार फिर से पिछली जिंदगी याद दिलाना चाहता था। यह सब